अचानक मेमोरी फुल हो गई थी, तो ये 2 पार्ट में जाएगा, कोई बात नहीं, भाग 1 भाग 2 करके भेज देंगे, 15 मिनट उसमें 15 मिनट इसमें, शेष कंप्लीट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑस्टिन स्वामित्व के बारे में क्या कहता है। ऑस्टिन कहता है किसी नियत वस्तु पर अधिकार है, स्वामित्व नियत वस्तु पर वो अधिकार है जो उपयोग के दृष्टि से असीम। ये एक ऐसे क्रम से ये बतिए है कि ऑस्टिन के अलावा कोई सोचना मत, अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आए, और आएगा, बहुत पूछते हैं इसे। उपयोग की दृष्टि से असीम, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। यानी स्वामित्व के बारे में अगर डिफिनीशन या विचार आपसे जाने जा रहे हैं तो ऑस्टिन नंबर 1 पर है, और उसका यही विचार है जो मैंने बोला। फिर से दोहरा देता हूं कि ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीम, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। ठीक, इस परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा मैंने इसको अन्वय किया है। वो अन्वय क्यों किया है? खुद के समझने के लिए, और अब संयोग से आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी इसको समझिए। स्वामित्व के 3 तत्व हैं। पहला, उपयोग के दृष्टि, तो यहां से भी सवाल बना देंगे। मान लीजिए डिफिनीशन नहीं पूछा, इसी ऑस्टिन के थाट पर सवाल बना के दे देंगे। ध्यान से देखिए, इस परिभाषा के अनुसार स्वामित्व के 3 तत्व हैं। उपयोग की दृष्टि से असीम, व्ययन की शक्ति होनी चाहिए उसमें, और अवधि की दृष्टि से वो असीमित होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट जरूर होने चाहिए, तो फिर ये माना जाएगा क्या कि ये ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व है। ठीक है, ऑस्टिन ओनरशिप के बारे में क्या बोल रहा है ये क्लियर हो गया। अब आइए हाफेल्ड, जो हाफेल्ड की थ्योरी लीगल राइट में बताए थे कि वो जो चित्र बना के समझाता है अनुवर्ती और सहवर्ती संबंध, उसको कायदे से देख के जाइएगा, 100% वहां से एक सवाल आएगा। प्रतिदिन के क्लास में अत्यधिक ऊंचाई वाला, अत्यधिक संभावनाओं से भरा हुआ, जहां से संभावित है उस पर फोकस कर रहा हूं। आज स्वामित्व चल रहा है, इसमें जितनी देर बातचीत किया हूं उसका 10 गुना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझें, अगर आप कई बार फेस किए होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 20-25 लोग जो कंटिन्यूअस लाइक और उस पर कमेंट करते हैं, उन बच्चों से 3 गुना अधिक उसको देख रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आपको एक थंबनेल लगाने में क्या जा रहा है, कोई शुल्क नहीं देना है। आप थंब लगाएं, कमेंट करें, औरों तक शेयर करें, निःशुल्क है, इसकी तो मैं कोई फीस ले नहीं रहा हूं, हैं? तो आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। खैर आगे आइए, हाफेल्ड स्वामित्व के बारे में क्या कहता है। यूपी पीसीएस लोअर में 2003 में पूछा गया था। आपसे भी पूछ लिया जाए तो ताजुब नहीं है। ना ऑस्टिन को पूछा और ना होल्ड्सवर्थ को पूछा, किसको पूछ लिया? हाफेल्ड को। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है। यह पूछने जाने की बड़ी प्रबल संभावना है। आप जूरिस का अगर 5 लेखक का किताब पढ़ेंगे तब भी सारा थाट इकट्ठा ना कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले या कुछ विशेष प्रकृति के अर्थ जो रखते हों, उन परिभाषाओं को संकलित कर सकते हैं। कई पुस्तकें ऐसे मिलेंगी जिसमें बस थाटे थाट, वन लाइनर से कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। समझ जाइए, आपको अगर उसमें विवेचना नहीं है तो ऐसे चीज़ों से पढ़ने से बचें। आपका समय जाया होता है, देखने में केवल अच्छी लगती हैं कि सब इंपॉर्टेंट दिया है, कुछ नहीं, वो आपके दिमाग के लिए नहीं है। अच्छा तरीका यह है कि थ्योरिकल बेस्ड, शॉर्ट, लिमिटेड, इंटरप्रेटेड बेस्ड किताबों का अध्ययन करें और सॉल्व करें। सॉल्व ऐसा ना करें जिसमें व्याख्या ना दी हुई हो। वहां संभावना है कि बी सी डी का गलती हो, बी का डी लिखा हो, डी का बी लिखा हो, उसका आप क्या जवाब, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे तैयारी नहीं होती। तो आगे यहां देखिए हाफेल्ड क्या कहता है। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है जिस तरह बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों का संग्रह होता है। लगता है ना कुछ अलग टाइप का। इनका और ऑस्टिन का देखिए, हमें लगता है अगर आप हमारा लेक्चर ये सुन रहे हैं तो दोनों परिभाषाएं आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी, और अगर आता है तो आप मुझे याद करके इसको सही मार देंगे, खास करके तब जब आप पहले से इस पर केंद्रित नहीं रहे हैं। ठीक है, हालैंड को सुन लेते हैं। हालैंड क्या स्वामित्व के बारे में सोचता है? यह किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है, समग्र। हाँ, या तो पूरा नियंत्रण हुआ लिख कर आएगा आपके प्रश्न पत्र में, या लिखा रहेगा समग्र नियंत्रण। अक्सर समग्र लिख कर आता है, तो आप वहां डिसबैलेंस मत हो जाएगा कि सर तो पूरा नियंत्रण पढ़ाए थे।
और इसमें लिखा है समग्र नियंत्रण। फिर से सुनिए क्या कहता है, यह किसी पदार्थ पर समग्र नियंत्रण है। समग्र शब्द हिंदी वालों के बच्चों के लिए कह रहा हूं, ठीक है। उसके अनुसार स्वामी को स्वामित्व के पदार्थ पर 3 अधिकार होता है। हालैंड क्या कह रहा है कि स्वामी को स्वामित्व में के पदार्थ पर 3 अधिकार होता है। पहला कब्जा का, दूसरा उपभोग का, तीसरा व्ययन का। व्ययन की बात वो भी करता है ऑस्टिन भी, कि अगर व्ययन का अधिकार नहीं तो फिर स्वामित्व का मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्ययन के बारे में अगर बात कर रहा है तो 3 के बारे में भी बात कर रहा है हालैंड, और तीनों वो भी कहता है ऑस्टिन। तो यहां कंफ्यूज होने के लिए एक बार मैं फिर ऑस्टिन को दोहरा, वो कहता है उपयोग की दृष्टि से असीम, वो कहता है व्ययन की शक्ति होनी चाहिए उसमें, वो कहता है कि अवधि की दृष्टि से असीमित होना चाहिए, जबकि ये कहता है कि स्वामी के स्वामित्व में पदार्थ के लिए 3 तत्व होने चाहिए, कब्जा, उपभोग और व्ययन। तो अगर ये पूछ लें उलट के कि कौन सा विद्वान स्वामित्व के संदर्भ में 3 तत्वों की प्राथमिकता देता है जिसमें ये तीनों लिखा रहे, तो आपका दिमाग हिट करना चाहिए कि परिभाषा ना पूछ करके उसके तत्वों के द्वारा विद्वान का नाम पूछ रहा है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे हालैंड। ये इस तरीके से पढ़कर बताने या समझाने का मात्र मतलब यह है कि जो अध्ययन आप खुद से कर रहे हैं रट्टू तोता वाला ना करे भैया, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले उस वीडियो में जो स्लिप गया उसमें मैंने ये जताया है कि कम से कम 2000 लड़के ऐसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन 2 से 4 नंबर की वजह से रुक जाएगा। यही असावधानी, यही गलती, यही मिस्टेक। ले आए हैं मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, वो आपका ठेका लिया है, वो आपका रिश्तेदार है, खास दोस्त है, वो जो कॉपी वाला जो नीचे लिख देते हैं वो शुरुआते पे जवाब पे कि इसकी कोई त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जा चाहे 200 रुपये खरीद के लाओ चाहे 500 रुपये खरीद के लाओ। तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए ना कि हमको कैसे, व्याख्या भी घटना चक्र की पढ़िए तो किताब उठा लीजिए, केवल घटना चक्र भी वो जिम्मेदारी खिसक लेगा, वहां गलत हो जाएगा, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुका तो आप जानते हैं जे की वैकेंसी कितने दिन बाद आती है, ठीक है। तो ये सावधानी भी बरतिए। अब आइए सामंड को देखते हैं। तो आपसे मैं शुरू में कहा हूं कि सारे विद्वानों का विचार तो पढ़िए, लेकिन सामंड का भाई विशेष ध्यान से पढ़िए। तो हम अब तक कोशिश किए हैं बीच बीच में ब्रेक टाइप का करके कि आपको यही याद हो जाए। मान लीजिए आप शुरुआत से पढ़ना शुरू किए हैं तो स्वामित्व जान लीजिए, अगर मेरा वीडियो आधे घंटे का आप देख रहे हैं तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है, अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आइए सामंड को देखते हैं। सामंड कहता है स्वामित्व सर्वाधिक व्यापक अर्थ में एक व्यक्ति और किन्हीं अधिकारों के जो उसमें निहित हैं बीच के संबंध को लक्षित करता है। यानी स्वामित्व सर्वाधिक व्यापक अर्थ में एक व्यक्ति और उनके अधिकारों के बीच जो संबंध है उसको बताता है। सरल सीधा डिफिनीशन है, कोई इसमें अतिरिक्त बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे जिससे ऑस्टिन, हालैंड, होल्ड्सवर्थ में आप डिफरेंस कर सकें, ठीक है। और क्या कहता है सामंड, इस अर्थ में जिस बात का कोई मनुष्य स्वामित्व रखता है वो सभी मामलों में एक अधिकार है। इस विस्तृत अर्थ में स्वामित्व का विस्तार अधिकारों के समस्त वर्गों तक होता है, चाहे वो सांपत्तिक हो, वैयक्तिक हो, सर्वबंधी हो, व्यक्तिबंधी हो, या वह स्वसंपत्ति में हो, पर संपत्ति में हो, या न केवल कठोर अर्थ में अधिकारों को ही लागू होता है बल्कि स्वतंत्रताओं, शक्तियों और उन्मुक्तियों। जरा हम आपसे पूछें कि स्वतंत्रता, शक्ति और उन्मुक्ति की बात कौन करता है अधिकार के संदर्भ में? बता चुका हूं। मैं सोच रहा हूं ये इधर जूरिस खत्म हो जाए तो लाइव भी आता हूं और तब मैं देखता हूं आप लोग कितना पढ़ते हैं। मैं इसमें आज ये घोषणा कर रहा हूं कि बीच में मुझे समय मिलेगा तो 1 घंटे का लाइव क्लास चलेगा, और आपसे पहले ही बता दिया जाएगा, जैसे शाम को मैं बता दूंगा कि कल इतने बजे लाइव रहूंगा, आप तैयार करके आइए, तो मेरे माध्यम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, इसकी भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। आप नहीं दे सकते हैं तो ऐसे आप अपना लाभ उठाइए। आइए, अब ये हो गया। अब आइए, मार्कवी एक विद्वान है, इसके बारे में एक बार पूछा गया है। मार्कवी स्वामित्व के बारे में क्या कहता है? मार्कवी एक विद्वान वेदशास्त्री, किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह दर्शाता है कि उस वस्तु से संबंधित समस्त अधिकार उस व्यक्ति में निहित है। ये भी जनरल वे में डिफिनीशन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखें कि मार्कवी ऐसा कहता है, ठीक है। अब आइए, केवल जनरल रूप से जानने के लिए स्वामित्व के
अधिकार मुख्यतः तीन है, कब्जे का, उपभोग का, व्ययन का। यही तो ऑस्टिन कहता है, और इस पर कह तो रहा हूं सैकड़ों बार सवाल बना होगा। वो ऑस्टिन का डिफिनेशन हुआ, जो वो कहता है उस पर घुमा घुमा के रट जाइए। स्वामित्व का वर्गीकरण आप खुद से पढ़ लेंगे, मैं केवल शीर्षक पढ़ा रहा हूं, और इसमें यह देख लेना है वर्गीकरण में कि इसका मतलब क्या होता है। मूर्त, अमूर्त, एकल, सह, एकल के साथ सह का संबंध है, न्यास और फायदाप्रद स्वामित्व, विधिक और सामयिक स्वामित्व, निहित और समाश्रित स्वामित्व, अबाधित और सीमित स्वामित्व। ठीक है। हेनरी मेन का एक स्वामित्व के सामुदायिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो कई बार मैं ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जब लाभ पीसीएस में होती थी, सब्जेक्ट से दिया जाता था, मैं खुद देता था, उस समय ये कम से कम 4-5 बार मेरे सामने टकराया था कि स्वामित्व के सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया। तो आप नोट करिए, स्वामित्व के सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया था। अब कल से जो क्लास होगी वो नेचुरल स्कूल पे आ गई, हमने उसी क्रम से बनाया था जिससे मैक्सिमम नंबर लाइए। अब कल नेचुरल स्कूल पर, नैसर्गिक विधि शाखाओं पर हम बात करेंगे आपसे, और सारे स्कूल पर कैसे लिखा जाए। और ये समझ जाइए, कम से कम हमें लगता है कि अगर कंटिन्यू चला तो चलिए आज एक स्कूल देख लेते हैं क्या जाता है। प्राकृतिक विधि सिद्धांत है ना, प्राकृतिक स्कूल के बारे में, विधि शास्त्र की नैसर्गिक विधि शाखाएं, तो उसमें विधि शास्त्र के शाखाएं एवं सिद्धांत, नैसर्गिक विधि शाखा, नैसर्गिक लिखा हो चाहे प्राकृतिक लिखा हो, दोनों एक ही है, शब्दों से घबराना नहीं है। हालांकि अंग्रेजी का नेचुरल है लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी हिंदी में नैसर्गिक लिख देते हैं तो लड़का खोजता है प्राकृतिक, तो आइए नहीं है, हिंदी का जो शब्दावली सही से नहीं समझता, तो आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है। पहले तो ये जान लें कि 6 प्रकार के स्कूल की एक थ्योरिकल, इसी पर जूरिस्प्रूडेंस पूरा बेस्ड है। प्राकृतिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा और तुलनात्मक विचारधारा। ये 6 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछते हैं। तो आपको इस स्कूल को तैयार करते समय शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना चाहिए कि विचारधारा के विद्वान, विचारधारा उसका अभिप्राय समझिए, और उससे जुड़े विद्वान। प्राकृतिक में 2 बार सिचुएशन आती है, 20वीं शताब्दी के पहले और 20वीं शताब्दी के पूर्व। उसमें भी कौन पहले के विद्वान, कौन अंधकार युग के विद्वान, कौन बाद के विद्वान, इनको आप साथ साथ लिख करके तैयार करेंगे तो आपको एक ही बार में प्राकृतिक विधि पूरे कायदे से डील हो जाएगी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। विधि शास्त्र की परिभाषा में एक परिभाषा पूछी जाती है लास्की की, ये नोट कर ले सकते हैं आप। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, कई बार पूछा है पीसीएस में, फिर से सुनता दे रहा हूं। लास्की कहता है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। इसी विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में अल्पियन एक विद्वान था। आप कोई भी पत्रिका उठाएंगे सड़ी गली रोड से तो इसका जरूर मिलेगा, हालांकि पूछा कम गया है। अल्पियन ने विधि शास्त्र को मानवीय बातों का ज्ञान कहा है और इसे सही और गलत का विज्ञान कहा है। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि विधि शास्त्र को कौन सा विधि शास्त्री है जो सही और गलत का विज्ञान कहता है, तो आप टिक मारेंगे अल्पियन। ठीक। अगला, हाब्स की ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, नोट करिए। हाब्स की पुस्तक का नाम है एलिमेंटिस फिलोसफिया, एलिमेंट्स फिलोसफिया। ठीक है। में राजतंत्र का समर्थन करते हुए हाब्स, चूंकि ऐतिहासिक विचारधारा का वो दार्शनिक है, हाब्स एक मतलब जब नेचुरल स्कूल के पहले शुरुआती दिनों का हाब्स, रूसो, इन सब के विचार, तो उसके इतिहास ऐतिहासिक तत्वों पर बल देते हुए उसने कहा कि राजतंत्र का समर्थन करते हुए विधि शास्त्र के अध्ययन में उसकी ऐतिहासिकता पर बल दिया। यानी विधि कितना ऐतिहासिक है इस पर फोकस किसका था? हाब्स का था। ठीक है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्लैकस्टोन का नाम आता है। उन्होंने विधि विज्ञान को न्याय से मिला दिया। ठीक है। ये जितने विद्वानों के मैं नाम ले रहा हूँ, जब स्कूल कंटिन्यू करूँगा नेचुरल से, तो आप उसको सारे विद्वान क्रम से मिलते जाएंगे कौन कहाँ से रिलेट करता है, तो आपको समझ आएगा। यहाँ बस केवल डिफिनीशन जूरिस्प्रूडेंस का देख लें कि किस विद्वान के खास इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से मैं बोल भी रहा हूँ।
फिर कहता है सामंड ने विधि शास्त्र को विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये जो इनका विभाजन है सामंड का, फिर से सुनिए, विधि शास्त्र को उसने दो तरीके से ऐतिहासिक, नैतिक के रूप में वर्गीकृत किया है। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और विधि शास्त्र को उसने 3 भागों में, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। तो अगर किसी के इस विभाजन को उल्टा करके पूछ सकते हैं कि किसने किया था ऐसा विभाजन, विधि शास्त्र का विभाजन विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिकता और नैतिकता के आधार पर किसने किया था, तो सामंड को मारना है। ठीक है, ऐसे याद किया था। बेंथम ने वास्तविक विधि को अपने अध्ययन की विषय वस्तु माना। विधि शास्त्र को प्राधिकारवान तथा अप्राधिकारवान विधि शास्त्र में इसने वर्गीकृत किया। तो वो वर्गीकरण जो सामंड वाला बता रहे थे, उसी के नीचे इसको नोट कर लीजिए। कौन सा विधि शास्त्री है जो विधि शास्त्र को प्राधिकारवान, अंडरलाइन कर दीजिए, और अप्राधिकारवान में विभाजित करता है, तो वो बेंथम है। बेंथम किस स्कूल का है, आगे चर्चा होगी। ऑस्टिन, ये जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसका सबसे जबरदस्त विधि शास्त्री है ये ऑस्टिन, संप्रभुता के सिद्धांत का सपोर्टर। तो इसने क्या कहा, विधि शास्त्र का विज्ञान विध्यात्मक विधि से, अर्थात जिसे कड़ाई से विधि कहा जाता है, उसने वास्तविक विधि का दर्शन दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि विधि शास्त्र में वास्तविक विधि का दर्शन किसने दिया, तो जॉन ऑस्टिन। ठीक, उनके मतानुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण। ये जो प्रारूपिक विश्लेषण है, ऐसे गोल घेरे में करके खूब रगड़ दीजिए। अगर ये शब्द डिफिनीशन में आए प्रारूपिक विश्लेषण, तो चुपचाप ऑस्टिन को टिक करना है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को 2 भागों में बांटा। अभी मैंने देखा सामंड का क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांट कर दिखाया, फिर उसके बाद बेंथम का बताया। अब उसी के नीचे जहां ये वर्गीकरण आप नोट कर रहे हैं, ऑस्टिन का भी नोट कर लीजिए। ये सामान्य और विशिष्ट, ये 100% क्वेश्चन आएगा। किसने विधि शास्त्र को 2 वर्गों में विभाजित किया, सामान्य और विशिष्ट? तो आप चुपचाप किसको टिक करेंगे, ऑस्टिन को। उसके बाद यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया कि प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को निरूपित किया है। इसका आशय यह है कि वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदेशों तथा पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं, उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। जूलियस स्टोन ने भी विधि शास्त्र को विभाजित किया है 3 से। इनका विभाजन पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑस्टिन से। इसने 3 भागों में इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, क्रियात्मक विधि शास्त्र और न्याय सिद्धांत। तो अगर क्रियात्मक विधि शास्त्र आ जाए तो समझ जाइए जूलियस स्टोन ऐसा ये कुछ कह रहा है। फिर आइए संक्षेप में और विद्वानों का देख लेते हैं। हॉलैंड ने ऑस्टिन के विधिशास्त्र संबंधी वर्गीकरण की आलोचना की, जो पीछे आपको बताया गया, इसका कोई खास नहीं। सामंड ने इसे नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में महत्व दिलाया। रास्को पाउंड ने विधिशास्त्र के सामाजिक पहलू पर विशेष जोर दिया, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। सामंड ने विधिशास्त्र को 3 रूपों में बताया, इसको याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, ऐतिहासिक विधिशास्त्र और नीति विधिशास्त्र। अगर नीति विधिशास्त्र भी क्लासिफिकेशन में है तो सामंड है, एकदम कंठस्थ करिए। इसमें मैं बता दे रहा हूं, जूलियस स्टोन, नोट करिए, जूलियस स्टोन, नोट करिए ऑस्टिन, नोट करिए सामंड। इन तीनों का क्लासिफिकेशन जूरिस्प्रूडेंस पर क्या है, किस कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया, देख के जाइएगा। ठीक है, एक दार्शनिक विधिशास्त्री है सिसरो, इसने विधिशास्त्र की परिभाषा, इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष बताया है। तो जो जिस स्कूल का होता है उसी के हिसाब से तो बोलेगा, उसी के हिसाब से उसके थाट होंगे। प्राकृतिक विधिशास्त्र अब आज ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 20 मिनट इसमें कवर हो गया है। तो कल से शुरू करते हैं नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी, कल के टॉपिक पे यही रहेगा, ज़्यादा नहीं अब इसमें। और आज मैंने पहले वाले भाग में जो 15 मिनट का लगभग वो भी था, तो उसमें मैंने थोड़ी देर आपको यूपीपीसीएस 2012 के क्वेश्चन भी डील किए हैं। बाय द वे, ये आप पहले देख रहे हो तो पीछे वाला भाग 1 वाला आज की ही डेट पे जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कल प्राकृतिक स्कूल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपना वो समय याद आ रहा है कि जब मैं ये सब एग्ज़ाम फेस करता था, वैसे अपनी किताबों में खोया रहता था। आप लोग भी चाहे यूपीओ का मेंस दे रहे हैं, एपीओ का मेंस देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएसजे का प्री देने जा रहे हैं, अपने आप को विधिमय कर दीजिए, सामान्य ज्ञानमय कर दीजिए, हिंदीमय कर दीजिए, कुछ मत और सोचिए, अच्छा होगा। मिलते हैं कल। हाँ, अगर आपको यूपी पीसीएसजे के लिए
प्री कम मेंस 9 जो नए एक्ट जुड़े हैं वो, या जीके पढ़ना है, या लॉ के पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट से अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप ये जो बगल में नंबर दिख रहा है 7705090393, इस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं सर इसमें मुझे प्रॉब्लम है कैसे डील करूँ, या पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप, क्लास चाहिए तो भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।